नमस्कार सभी को। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमारा बोर्ड का क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो हमारा 10 मार्च को है और इसके लिए हम रिवीजन करेंगे अभी। तो सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें से एक क्वेश्चन है अपरिमेय सिद्ध करना। तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे। आप अच्छे से इसको समझेंगे और फिर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अपरिमेय सिद्ध करना किसको? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 या वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 इन तीनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या है। तो बड़ा सिंपल सा इसका मेथड है, कुछ स्टेप हैं जो हम स्टेप लेंगे, उसमें समझते हुए उन स्टेप्स को हम याद करते हैं जैसा कि पहले भी आपको क्लास में बताया गया है। तो अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखेंगे और वर्गमूल 2 का मैं करा रही हूँ, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 का फिर आपको खुद से उसको देख के समझ के फिर लिखना है। तो सबसे पहली जो लाइन इसमें होगी, जो सॉल्यूशन आप करेंगे, जो हल आप करेंगे, उसमें सबसे पहली लाइन लेंगे कि वर्गमूल 2 कोई संख्या जो हमने आज तक पढ़ी हैं, लिखी हैं, देखी हैं, हमारी बुक्स में हैं, तो वह सारी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं हैं अभी क्लास 10th तक। तो वो वास्तविक संख्याएं, कोई भी संख्या जब मैं लिख रही हूँ तो वो या तो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होंगी, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होंगी, कोई ना कोई एक तो होगी। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं कि मान लो कि ये अपरिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। तो हम पहली लाइन लिखेंगे, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ये पहली लाइन हमने लिखी, ठीक है बच्चा। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है? p/q के रूप में, ठीक है। हर एक परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपको बताती है। आपने 9th में भी किया, आपने 10th में भी किया है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे? p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। पूर्णांक बोलते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, उन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं, इकट्ठे। और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये p/q फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब है p/q, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ सहअभाज्य का मतलब क्या है। जैसे हमारी संख्या एक 10 है और एक क्या है 15, ठीक है। तो ये p/q की फॉर्म नहीं है रियल नंबर की। इसको हम 5 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 2/3। तो यह आया 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या, एक को छोड़ के कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 और 3 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। यही इसकी डेफिनेशन है परिमेय संख्या की, कि हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे? सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य का मतलब है कोई भी संख्या 1 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो p और q को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। या हम बोले कि इनका HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक जो है, वो क्या आएगा? 1 आएगा, कि कॉमन फैक्टर कोई होगा ही नहीं 1 के अलावा। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे लेना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले जब मैंने इसको ये मान लिया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको लिख सकते हैं p = √2q। अब हम करेंगे, अगला स्टेप है हमारा दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने वर्ग कर दिया, तो वर्ग किया तो p क्या आ गया? p की घात 2, और √2 का वर्ग क्या आ गया? 2, और q का वर्ग क्या आ गया? q²।
इसका मतलब पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2q²। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं 6 को हम अगर मल्टीप्लाई में लिखें, तोड़े और मल्टीप्लाई में लिखें, तो मैं लिख सकती हूँ 2 × 3, राइट। तो 2 और 3 6 के क्या हैं, फैक्टर है, गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है ये इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। 2 भी डिवाइड कर देगा 6 को और 3 भी डिवाइड कर देगा किसको, 6 को। सेम यहाँ आ जाओ, पी स्क्वायर को कैसे हमने लिखा है 2 × q²। इसका मतलब 2 भी पी स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर देगा और q² भी पी स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 2 जो है इसका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। तो मैं अगली ही लाइन में लिख सकती हूँ कि यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आया है कि जो 2 है वो पी स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है ना। जैसे ही 6 को तोड़ा था ऐसे ही पी स्क्वायर यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, गुणनखंड है। और हमारी एक थ्योरम बताती है जो हमने पहले की है इसमें चैप्टर में, कि कोई संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग का गुणनखंड है, दैट मीन देयरफॉर वो उस संख्या का भी क्या होगी, गुणनखंड होगी। तो 2p का गुणनखंड है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको हम इक्वेशन क्या ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। अब अगर 2p का गुणनखंड है, अगर मैं बोलूं कि 15 जो है, 15 में 3 जो है वो 15 का क्या है, गुणनखंड है। तो मैं 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 15 ला सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये संख्या हमें पता है ये छोटी है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। बट 2p का गुणनखंड है, मुझे p का पता नहीं है, लेकिन 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं क्या ला सकती हूँ, राइट, p ला सकती हूँ। तो दैट एम्प्लाइज यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया कि p लेके आ सकती हूँ मैं 2 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते। अब क्योंकि मुझे p नहीं पता तो मुझे वो नंबर भी नहीं पता। अगर मुझे p पता चल जाएगा तो मुझे वो नंबर भी पता चल जाएगा। तो जो नंबर मुझे नहीं पता होता उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट, वेरिएबल, चर, कोई भी चर। तो मैंने यहाँ यूज कर लिया r, ठीक है। तो p कैसे, जैसे 15 में 15 का गुणनखंड 3 था, तो 15 को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। क्योंकि मुझे ये पता था तो मुझे ये भी पता चल गया। अब मुझे ये p पता नहीं है तो मुझे ये भी पता नहीं है, तो 2 × r आ गया। फिर से अगला स्टेप लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आया, ये फिर से p का वर्ग आ गया और ये आ गया 2 का वर्ग 4 और ये आ गया r का वर्ग r²। ये समीकरण 1 से क्या आया, पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2q²। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 2q² = 4r²। तो q² हो गया 4r² / 2, और जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2r²। फिर से ये भी किस फॉर्म में आ गया, जैसे p² आ रहा था 2 और q² के प्रोडक्ट की फॉर्म में, गुना की फॉर्म में, ऐसे ही q² आया 2 और r के गुना के रूप में। तो अभी फिर से हमारे पास आ गया कि 2, यहाँ से क्या रिजल्ट आया, q² को तोड़ा 2 और r² के गुना के रूप में। तो 2q² का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। और अगर 2q² का गुणनखंड है तो 2q का भी गुणनखंड होगा। देयरफॉर ये भी आ गया कि 2q का गुणनखंड है। बट ये तो क्या आ गया, यहाँ पे हमने लिखा था p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब एक संख्या एक को छोड़ के कोई भी इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बट हमने तो यहाँ क्या ला दिया कि 2p का भी गुणनखंड है और 2q का भी गुणनखंड है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 2 जो है वो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये तो क्या हो गया, ये तो हमने अपनी ही बात को झुठला दिया। यहाँ पे हमने तो ऊपर लिखा था कि p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, बट हमने तो 2 को p और q का क्या ला दिया, उभयनिष्ठ गुणनखंड ला दिया। तो ये विरोधाभास कर रहा है, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास करता है कि, किसका विरोधाभास करता, किसको झुठला रहा है कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अगर ये इसको झुठला रहा है, इसका मतलब मैंने तो क्या की थी, कल्पना की थी। यहाँ पे माना का मतलब क्या होता है कि मैंने मान लिया अपनी तरफ से।
अब वो ठीक है या गलत है वो तो हमें सोल्व करने पे पता चलेगा। इसका मतलब जो मैंने मान लिया वो क्या है, गलत है। तो क्या क्या माना था मैंने, वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब और स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय होगी। तो यहाँ मैंने इसको गलत मान लिया कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या तो नहीं है, तो वर्गमूल तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास के कारण हमारे पास आ गया हमारी कल्पना, दैट एम्प्लाइज हमने जो कल्पना की, हमने जो माना, हमारी कल्पना गलत है। और अगर गलत है, कोई संख्या परिमेय नहीं है, मैंने परिमेय माना था वो गलत है, तो therefore अगर वो परिमेय नहीं है तो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका तो ये बेटा 3 नंबर में आएगा। और वर्गमूल 2 के लिए मैंने कर दिया है, वर्गमूल 3 है। अगर वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 3 लिखेंगे। जहां जहां वर्गमूल 2 लिखा है वहां वहां वर्गमूल 3 लिखेंगे, जहां जहां 2 लिखा है वहां वहां 3 लिखेंगे। और जहां स्क्वायरिंग की है 4 की जगह इसकी स्क्वायरिंग क्या आ जाएगी, 9। बस ये चेंज करना है और लाइनें आपकी सेम आएगी जैसे हमने लिखी हुई है। ऐसे ही 5 में आ जाएगा, वर्गमूल 2 की जगह हम लिखेंगे वर्गमूल 5, और 2 की जगह हम लिखेंगे 5, और 4 की जगह हम लिखेंगे 25। अब आप इस वीडियो के द्वारा इसको अच्छे से समझना और फिर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये आप करके देखेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे अभी। धन्यवाद।